हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम गुप्त काल से संबंधित सभी फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे। स्पेशली हम समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में डीपली पढ़ेंगे। यह वीडियो यूपी पीसीएस प्री, यूपी पैट, यूपी पुलिस, यूपी आरओ तथा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स इसमें गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गुप्त काल। अगर हम गुप्त काल की बात करें तो कुषाण साम्राज्य के विघटन के साथ ही गुप्त काल का उदय हुआ। गुप्त संभवतः कुषाणों के ही सामंत थे। ठीक है। कुषाणों का एक फेमस राजा आपको ध्यान होगा जिसका नाम कनिष्क था। ठीक है। तो जो कुषाण थे उन्हीं के सामंत गुप्त थे, ये माना जाता है। तो 275 ईस्वी में ये स्वतंत्र होकर महाराज गुप्त यानी महाराज गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली, जिसे हम श्री गुप्त भी कहते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में गुप्तों के पूर्वजों का पहला नाम महाराज श्री गुप्त ही दिखा, यानी महाराज श्री गुप्त ही लिखा हुआ है। अब गुप्तकालीन इतिहास के कुछ स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में पुराण सर्वप्रथम है, जिसमें गुप्तों के बारे में दे रखा है। इसी के साथ साथ पुराणों का पांचवां लक्षण वंशानुचरित, जिसमें राजवंश का वर्णन होता है, उसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है। अगर हम विशाखदत्त रचित देवी चंद्रगुप्त की बात करें तो इसमें रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सूचना मिलती है यहाँ से। ठीक है। यहाँ पे हम स्रोतों की बात कर रहे हैं जिससे गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला हुआ पुराण, जिसमें वंशानुचरित, जो पुराणों का जो पांचवा टॉपिक होता है वंशानुचरित, वहाँ से आपको गुप्तों के बारे में जानकारी मिलेगी। वैसे ही विशाखादत्त ने एक किताब लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम, एक नाटक लिखा था संस्कृत में। तो वहाँ से रामगुप्त और रामगुप्त का भाई चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से अभिनव गुप्त के नाटक अभिनव भारती, भोज के श्रृंगार प्रकाश, रामचंद्र व गुरचंद के नाट्य दर्पण और सागरा नादिन के नाटक लक्षण रतन कोश से भी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ कालिदास के विभिन्न नाटकों जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सब से भी गुप्त वंश की साहित्यिक रचनाएं, गुप्त वंश की संस्कृति, इन सब चीज़ों का साहित्यिक वर्णन यानी कालिदास ने किया है। इसी के साथ साथ और देखें तो शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है। ठीक है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है, ये आप थोड़ी सी किताबों में भी याद करते चली जाइए, जैसे शूद्रक कृत मृच्छकटिकम, बादशाहन की कामसूत्र। ये सभी गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और मुख्यतः नगर जीवन से संबंधित किताबें थी। अगर हम भविष्योत्तर पुराण के कलयुग राज वृतांत की बात करें, जिसमें गुप्त नरेशों की कृतियों का भी उल्लेख मिलता है। अगर हम बौद्ध धर्म के ग्रंथ मंजूश्री मूल कल्पम से भी यानी जो महायान बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है मंजूश्री मूल कल्पम, वहाँ से भी बौद्ध धर्म के बारे, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से जैन धर्मों का जो किताब है हरिवंश पुराण तथा तिल्लोय पन्नति, इसमें गुप्तकालीन कालानुक्रम उपलब्ध है। ठीक है। इसी के साथ साथ किसी विदेशी स्रोतों की बात करें तो चीनी यात्री ह्वेनसांग की उनकी किताब थी, तो वहाँ से, और साथ साथ में इत्सिंग ने भी गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा है। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम की रानी कुमार देवी का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। ठीक है। इसके साथ साथ गुप्तों के समकालीन बाकाटक, कदम, बर्मन तथा होड़ों द्वारा जितने भी प्रस्तरीय अभिलेख लिखवाए गए हैं उन सब में भी लगभग गुप्त वंश राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ गुप्त शासकों ने दीनार कहे जाने वाले सोने के सिक्के चलवाए थे। वहाँ से भी आप गुप्त वंश के बारे में जानकारी पाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से चाहे वो किताबें हों, ठीक है, चाहे विदेशी फॉरेंस अकाउंट्स हों, विदेशी अब जो दूत होते हैं वो उनकी किताबें हों, या पड़ोसी राज्यों की अभिलेख हो, या खुद गुप्त राजवंशों ने जो भी अभिलेख बनाए थे वहाँ से, ठीक है, या फिर किसी सिक्कों से, तो इन सब चीज़ें ये क्या है, स्रोतों का काम करती हैं जिससे हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम गुप्तकालीन राजवंश, यानी कौन कैसे राजवंश स्टार्ट होता है, कौन सबसे पहले राजा बना और क्या है उनका कालानुक्रम रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी करेंगे। यदि हम गुप्तकालीन राजवंश की बात करें तो गुप्तकालीन जो साम्राज्य था वो स्टार्ट किया था श्रीगुप्त ने, लेकिन जो एक सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है। यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये 319 से लेके 350 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य यानी जो भी अपना शासन किया है इन्होंने, 319 से लेके 350 ईस्वी तक, ये गुप्त वंश का पहला राजा था जिसे अपने राज्य को पूर्ण स्वतंत्र कर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने पहली बार
अपने राज्य को स्वतंत्र रूप से यानी कुषाणों से स्वतंत्र किया। पहले ये कुषाणों के सामंत थे। उसके बाद इन्होंने इनको महाराजा धीराज की उपाधि मिली। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गुप्तों व लच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंधों को स्थापना है। ठीक है, यानी इनकी जो पत्नी थी कुमार देवी, वो लिच्छवी राज्य से थी, तो गुप्तों और लिच्छवियों के बीच में एक वैवाहिक संबंध भी उत्पन्न हुए थे यहाँ से। चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के एक सोने के सिक्के जारी किए, जहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी अपना खुद राजा और उनकी जो पत्नी थी कुमार देवी, इन दोनों का चित्र मिलता है, जिन्हें लिच्छवी प्रकार, इन सिक्कों को लिच्छवी प्रकार भी कहा जाता है या राजा रानी प्रकार भी कहा जाता है। इन सिक्कों को विवाह प्रकार या राज दंपति प्रकार नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम तथा इनकी रानी कुमार देवी की प्रतिकृति, यानी इनके जो मुख्य भाग हैं उस पे आप चंद्रगुप्त फर्स्ट को बना देखेंगे, उसी के साथ साथ उनकी पत्नी कुमार देवी, यानी इन दोनों का चित्र जो आपका सिक्का है, स्वर्ण का सिक्का है, उसके मुख्य भाग पे देखेंगे। और पृष्ठ भाग पर सिंह वाहिनी लक्ष्मी के साथ लिच्छवी या शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, यानी पीछे की तरफ लक्ष्मी जी का फोटो बना हुआ है और उसके साथ साथ लिच्छवी शब्द लिखा गया है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ही वो राजा थे जिन्होंने गुप्त संबंध स्टार्ट किया। इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संबंध को स्टार्ट किया। ठीक है, जिसे बल्लभी संबंध भी कहा जाता है। तो ये थे आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो जिन्होंने 319 से लेकर 350 ईडी तक शासन किया। और इन्होंने चंद्रगुप्त कुमार देवी नाम से सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें लिच्छवी सिक्के भी कहा जाता है या राजा रानी सिक्के भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने आपका विक्रम संबंध की भी, सॉरी, गुप्त गुप्त संबंध की भी परंपरा स्टार्ट की थी, जो 319 से ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें समुद्रगुप्त परक्रमांक। इनका टाइटल था परक्रमांक। समुद्रगुप्त का शासन स्टार्ट होता है 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। पहले ये गवर्नर बने थे, बाद में जाके पूर्णतः एक राजा बन गए। ये कांच नामधारी कुछ स्वर्ण सिक्के, इनके जो सिक्के प्राप्त होते हैं वो कांच नाम से प्राप्त होते हैं, यानी इनको समुद्रगुप्त को कांच भी कहा जाता था, जिनके एक तरफ राजा की आकृति थी तथा दूसरी तरफ सर्वराजो छेता अंकित है, यानी दूसरी तरफ सर्वराजो छेता लिखा हुआ था और एक तरफ जो सिक्का जारी किया था उस पर राजा छपा हुआ था। तो ये कांच की पहचान की गई है समुद्रगुप्त से, यानी इन्हें कांच के सिक्के बोले जाते हैं। और जो कांच शब्द प्रयोग किया गया है वो समुद्रगुप्त से माना जाता है कि समुद्रगुप्त को कांच कहा जाता था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरशेर ने अशोक के इलाहाबाद अभिलेख पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, जिससे समुद्रगुप्त की विजयों की सूचना मिलती है। बीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को निरंतर विजयों को देखते हुए उसे भारत का नेपोलियन कहा है। यानी किसने भारत का नेपोलियन कहा है? तो ये बीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे सभी में इन्होंने विजय प्राप्त की, और इनका जो अभियान था विजय प्राप्त करने का, वो 5 चरणों में स्टार्ट हुआ। अगर हम इनके पहले चरण की बात करें तो इन्होंने आर्यावर्त का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें आर्यावर्त के रीजन के जितने भी राजा थे उन सबको परास्त किया। यानी इन्होंने पहले आर्यावर्त के युद्ध में इन्होंने अच्युत नाम के राजा को हराया, दूसरा नागसेन को हराया तथा कोतकुलंज को हराया था। ये 3 राजाओं को इन्होंने परास्त किया। इसके बाद ये सेकंड दक्षिण एरिया की तरफ यानी दक्षिणापथ का इन्होंने युद्ध लड़ा, जिसमें जिनमें 12 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है जिनको इन्होंने हराया था। ये राजा कुछ इस प्रकार थे, जैसे दक्षिणापथ के राजा निम्नलिखित थे, जैसे कौशल का राजा महेंद्र, इनको हराया। इसके साथ साथ महाकांतार का राजा ब्यागराज। इस पर एक यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, यानी जोड़े मिलाने को आया था, यानी किस राज का, यानी जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से जिसका वर्णन मिलता है उनका आपस में मिलाने को आया था, कहाँ का राजा कौन था। जैसे कौशल का राजा महेंद्र था, महाकांतर का राजा ब्यागराज था, कौराल का राजा मंटराज, बिस्पिष्टपुर का राजा महेंद्रगिरी, कोटूर का राजा स्वामीदत्त, अरंडपल का राजा दमन, कांजी का राजा विष्णुगोप, अवमुक्त का राजा नीलराज, बैंगी का राजा हस्तिवर्मा, पालक का राजा उग्रसेन, देवराष्ट्र का राजा कुबेर तथा कुशलपुर का राजा धनंजय। अब सभी राज्यों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, सभी राजा और राज्यों को केवल 4-5 को आप याद रख लीजिए जो पहले भी आ चुका है। जैसे कुशलपुर का राजा धनंजय था उस समय, देवराष्ट्र का राजा कुबेर, पालक का राजा उग्रसेन, ठीक है, और अवमुक्त का राजा राजा नीलराज। इसके साथ साथ 1-2 को और भी याद रख सकते हैं, जैसे महाकांतर का राजा ब्यागराज। तो ये राजा आप यानी 12 राज्यों से, दक्षिणापथ के राज्यों से ये समुद्रगुप्त जीते थे। ठीक है,
इनका फिर तीसरा युद्ध होता है जिसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः फिर से युद्ध किया, और जिससे इस युद्ध में यानी प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ये 9 राज्य इस प्रकार से थे जिनको फिर से इन्होंने हराया है। ये थे रुद्रदेव, मत्तिल, ठीक है, 9 राजाओं का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार से थे: रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी तथा बलवर्मा। ठीक है, तो ये सभी राजाओं को हराया था। यानी अभी तक इनकी 3 फेसेस हम देख चुके हैं। पहला इन्होंने आर्यव्रत का युद्ध लड़ा था जिसमें 3 राजाओं को हराया। फिर ये दक्षिणापथ के युद्ध लड़ने चले गए जिसमें इन्होंने 12 राजाओं को हराया। उसके बाद ये फिर से ये उत्तरापथ की तरफ, उत्तरपथ की तरफ इन्होंने फिर से तीसरा युद्ध किया जिसमें इन्होंने 9 राजाओं को हराया। ठीक है, तो उत्तरापथ के 9 तथा दक्षिणापथ के 12 राज्यों को इन्होंने हराया था। नेक्स्ट हम बात करें तो चौथा इनका राज्यों की चौथे, यानी ये विजय, अपनी विजय यात्रा के चौथे चरण में इन्होंने आठविक राज्यों की, और 8वें राज्यों की विजय प्राप्त की। अब ये आठविक राज्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक स्थित थे। इन सभी राज्यों को इन्होंने जीत लिया था। नेक्स्ट पांचवा, प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्यों की विजय। ये आपका अंतिम फेज था इनके विजय अभियान का। प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में प्रत्यंत राज्यों की एक लंबी सूची मिलती है जो समुद्रगुप्त की पूर्वी, उत्तर पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर स्थित है। तो इन सभी रीजन्स को इन्होंने डोमिनेट किया था। नेक्स्ट हम बात करें समुद्रगुप्त के सिक्कों की, तो मेनली इन्होंने 6 प्रकार की सोने के सिक्के जारी किए। 6 प्रकार के सोने के सिक्के जारी, जैसे कुछ इस प्रकार से थे। पहला था गरुड़ ध्वज प्रकार या पताका प्रकार या दंडधारी प्रकार। जैसा कि इसका नाम है गरुड़ ध्वज प्रकार, तो कृष्ण भाग जो आपका इसका, इस सिक्के के पृष्ठ भाग पर यानी बैक साइड पे सिंहासनसीन देवी के साथ समुद्रगुप्त की उपाधि पराक्रम अंकित है। यह मुद्रा प्रकार उनकी नागवंशी राजाओं के ऊपर विजय को दर्शाता है। दूसरा था धनुर्धारी प्रकार। इसके मुख्य भाग पर सम्राट यानी सम्राट चंद्रगुप्त धनुष बाण लिए खड़े थे तथा इसके पृष्ठ भाग पर मुद्रा लेख के रूप में समुद्रगुप्त का विरुद्ध अप्रतिरथ लिख अंकित है, यानी इनके आगे अप्रतिरथ अंकित किया गया है। तीसरा था परशुधारी प्रकार। ये मेनली कन्नौज, बनारस, ब्याना निधि से प्राप्त किए गए हैं। इन सिक्कों के प्रमुख भाग पर बाएं हाथ में परशु धारण किए हुए राजा समुद्रगुप्त का चित्र था तथा बामन आकृति अंकित थी तथा इस कॉइन के पीछे वाले भाग पे, पृष्ठ भाग पर हाथ में कमल अंकित देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी तथा यहाँ पर समुद्रगुप्त की एक उपाधि कृतांत परशु लिखा गया था। नेक्स्ट हम बात करें अश्वमेध प्रकार की, तो ये मुद्रा समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण है। इस मुद्रा के मुख्य भाग पर यज्ञ यूप हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रा लेख राजा धीराज अंकित है, जबकि पृष्ठ में बांधे भाग जो पीछे वाले भाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति के साथ साथ अश्वमेध पराक्रम उपाधि अंकित है। तो जितनी भी उपाधियां आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी इन्हीं की उपाधियां हैं समुद्रगुप्त की। पांचवा जो कॉइन्स था उस पर व्याघ्र निहंता प्रकार का था, तो मुख्य भाग पर धनुष बाण से व्याघ्र को पैर से कुचलते हुए राजा की आकृति दिखाई गई है तथा चंद्र ध्वज का अंकन है। उसकी उपाधि व्याघ्र पराक्रम अंकित है, जबकि पृष्ठ भाग पर मकर वाहिनी गंगा के साथ व्याघ्र पराक्रम तथा राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। यह समुद्रगुप्त की गंगा दोआ विजय को सूचित करता है। और सात छठवीं आपका जो सिक्का था वो बीड़ा वादन गीत का प्रकार का था, जिसके मुख्य भाग पर बीड़ा बजाते हुए राजा समुद्रगुप्त की आकृति बनी हुई थी तथा महाराजा धीराज से समुद्रगुप्त उत्कीर्ण था, जबकि पिछले वाले भाग पर, पृष्ठ भाग पर हाथ में कौन कोफिया तथा पास के लिए लक्ष्मी का अंकन। अगला शासक आता है रामगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। समुद्रगुप्त के ये बड़े बेटे थे जो समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर बैठे, लेकिन शक राजाओं ने इनको हरा दिया, परास्त कर दिया, और शकों ने इनकी पत्नी को छीन लिया। यानी इनकी पत्नी जो ध्रुव देवी थी उनको मांगा था और ये स्वीकार कर गए। तो इस बात से क्रोधित होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनकी और शक राजा की हत्या कर दी और ध्रुव देवी इनकी यानी जो रामगुप्त की पत्नी थी उनसे अपना विवाह कर लिया। तो रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे, जिन्होंने रामगुप्त की हत्या की, यानी अपने बड़े भाई को मारकर चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य 375-76 से 415 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। यह गुप्त वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली शासक हुए। गुप्त वंशी लेखों में इन्हें तत्परिगृहीत कहा गया है, यानी समुद्रगुप्त द्वारा चुना गया कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्त देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देव भी था। इनको और भी कई टाइटल्स मिले हैं, जैसे विक्रमांक कहा जाता है, विक्रमादित्य तथा परम भागवत। इनको परम भागवत की उपाधि भी दी गई है। सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज कहा गया है। प्रवर्सन के चमक लेख में इन्हें देवगुप्त कहा गया है।
इसके साथ साथ उदयगिरी गुहा लेख में इन्हें राजाधिराज श्री मथुरा स्तंभ अभिलेख में इन्हें भट्टारक उपाधि से विभूषित किया गया है। यदि हम गुप्त वंश की बात करें तो गुप्तकालीन शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये तीन राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो ये नागवंशी कन्या कुबेर नागा से अपना विवाह किया, जिससे इनको एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम प्रभावती गुप्त था। ठीक है, यानी ये वैवाहिक संबंध से इन्होंने अपना राम साम्राज्य विस्तार किया। इन्होंने नागवंश से अपने वैवाहिक संबंध बनाए। नागवंश की कन्या कुबेर नागा से इन्होंने विवाह कर लिया था, और जिनकी बेटी, इन दोनों की बेटी का नाम प्रभावती गुप्त था। और इसी प्रभावती गुप्त का विवाह इन्होंने रुद्रसेन द्वितीय से किया, जो बाकाटक वंश से संबंधित है। यानी बाकाटक वंश से भी एक संबंध स्थापित कर लिया, यानी अपनी बेटी का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। इसी के साथ साथ इन्होंने अपने बेटे कुमार गुप्त का विवाह कदम वंश में किया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने नागवंश, बाकाटक वंश और कदम वंश से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उससे साम्राज्य विस्तार किया। यदि हम इनके नवरत्नों की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, जिसको नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न में सबसे प्रमुख कालिदास, जिन्हें कवि कुल गुरु भी कहा गया है। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, जिन्हें जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, बहुत सारे इसी प्रकार से इन्होंने नाटक लिखे संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट थे बेताल भट्ट, जिन्होंने बेताल पंच विशाल का एक ग्रंथ लिखा। इसी तरीके से धन्वंतरी, एक भारतीय आयुर्वेद में धन्वंतरी का स्थान सर्वोपरि है। इनको शल्य तंत्र का प्रवर्तक माना गया है, एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट थे घटपरकर, यानी घटपरकर भी इन्हीं के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। ये मूर्ति कला, वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ थे। यदि हम 12 मिहिर की बात करें तो ये खगोल विज्ञानी एवं ज्योतिष के इतिहासकार थे। इन्होंने बृहज्जातक ग्रंथ लिखा था, साथ में इन्होंने बृहत संहिता भी लिखा था, जिसमें ग्रहों की स्थिति तथा प्रभाव का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, छठ में थे आपके अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश की रचना की थी। ये संभवतः बौद्ध थे। साथ में थे आपकी छपड़क, ये फलित ज्योतिष के विद्वान थे। दात्री शत्रु लिख द्वात्री सत्योत्र लिखा ग्रंथ का इन्होंने रचना की थी। आठवें नवरत्नों में से आठवें थे आपके शंकु, जो एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। और अंतिम नवरत्न बरूची, जिन्होंने पत्र कौमुदी की रचना की। इसके साथ साथ विद्या सुंदर भी इनकी रचना मानी जाती है। ये प्रसिद्ध व्याकरण थे। नेक्स्ट थे चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राएं। ठीक है, तो अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं की बात करें तो उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की। ये बहुत सारे 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की इन्होंने। इसके साथ साथ इन्होंने रजत मुद्राएं भी जारी। गुप्त राजवंश में रजत मुद्राओं का प्रवर्तन श्रेय, यानी सबसे पहले किसी ने रजत मुद्राएं यानी सिल्वर के कॉइन्स जारी किए थे, तो वो चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य है। मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ की विजय के उपरांत इस क्षेत्र के लिए अपने शक रजत मुद्राओं के अनुसरण में रजत मुद्राओं का प्रचलन किया। यानी मेनली इन्होंने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ की विजय के उपरांत इस रजत मुद्राओं का अनुसरण किया था, और इन रजत मुद्राओं पर इन्होंने 409 ईस्वी तिथि अंकित करवाई है। स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राओं के साथ साथ इन्होंने ताम्र मुद्राएं भी जारी की, यानी तांबे से बने हुए कॉइन्स भी जारी किए। ठीक है, और ये ताम्र मुद्राएं मुख्यतः अयोध्या से प्राप्त होती हैं। यदि हम चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के प्रशासन की बात करें तो इन्होंने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान जो मंत्री था वो आपका वीरसेन शैव था, यानी जो शैव धर्म से संबंधित था। आम्र कारदव जो प्रधान सेनापति था इनका, वो बौद्ध था। इससे समझ में आता है कि जो गुप्त राजवंश रहा है उसमें टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती थी, यानी किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार को रोकना मना था। यानी सभी लोगों को समान रूप से अपने धर्म पालन की छूट दे रखी थी। ठीक है, उसके शासनकाल, यानी इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की बात करें तो कुछ पदाधिकारियों के नाम देखने को मिलते हैं, जैसे उपारिक, यह प्रांत का राज्यपाल होता था। सेकंड, कुमारामात्य, यह तो इसकी तुलना आधुनिक प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से कर सकते हैं, जैसे कलेक्टर्स वगैरह। ठीक है, तो उस टाइप से कुमारामात्य होते थे जो प्रशासनिक संबंधी अधिकारी थे। तीसरे थे बलाधिकृत, जैसा कि नाम है बलाधिकृत, तो ये सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। अगला था रण भंडागार अधिकृत, यानी जो रण के समय, लड़ाई के समय जो भंडार गृह का अध्यक्ष होता था उसको रण गाराधिकृत कहा जाता था। सैनिक साज सामानों को सुरक्षित रखने वाला प्रधान अधिकारी होता था ये। नेक्स्ट था दंड पासिक, यह पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी था।
इसी तरीके से हम अगर बात करें तो महादंड नायक ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट था बिना स्थिति स्थापक, ये कानून और व्यवस्था की स्थापना करने वाले होते थे। आठवां है आपके भट्टा अश्वपति, या जैसा कि नाम है अश्वपति, तो ये अश्व सेना का नायक होता था, घोड़ों के सेना का नायक होता था। नेक्स्ट है महाप्रतिहार, ये मुख्य दैवारिक होता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर कुछ अन्य तथ्य देखें इनसे संबंधित, तो मेहरौली से एक लौह स्तंभ प्राप्त होता है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का माना गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की ख्याति दक्षिण भारत में भी फैली थी। भोज के श्रृंगार प्रकाश से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश काकुत्स बर्मा के दरबार में भी भेजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही चीनी यात्री फायान भारत भ्रमण पर आया था, ठीक है। तो फायान किसके शासन काल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में ही आया था। नेक्स्ट नेक्स्ट शासक थे कुमारगुप्त फर्स्ट। एक बार फिर से क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो श्रीगुप्त सबसे पहले शासक हुए, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद समुद्रगुप्त फर्स्ट, सॉरी चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, देन चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, उसके बाद कुमारगुप्त फर्स्ट। इनका कार्यकाल 415 से 455 ईस्वी तक रहा है। इनकी माता का नाम ध्रुव देवी था। इनका छोटा भाई गोविंद था। इनके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे इन्हें श्री महेंद्र कहा जाता है। इसी के साथ साथ अश्वमेध महेंद्र, सिंह महेंद्र, महेंद्रादित्य, ये सभी इन्हीं के नाम थे, ठीक है। अलग अलग स्वर्ण मुद्राओं पर इनका नाम गुप्त कुलाम चंद्र तथा गुप्त कुल व्योम शशि भी लिखा गया है। ह्वेन ने इन्हें शक्रादित्य कहा है, ठीक है। ह्वेन ने शक्रादित्य कहा है इनको, ठीक है। इनको ब्यागब्रल पराक्रम भी कहा गया है, यानी ब्यागब्रल पराक्रम की उपाधि भी इन्हें अर्जित है। इनको परम भागवत भी कहा गया है, और इनके साथ साथ अप्रत्यज्ञ भी कहा गया है। तो ये सारे बहुत सारे नाम्स हैं और टाइटल्स हैं जो इनको कुमारगुप्त फर्स्ट को प्राप्त हुए थे। इनके बारे में जानकारी मेनली मंसूर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंसूर अभिलेख की रचना प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी ने की थी। कुमारगुप्त के समय के गुप्तकालीन अभिलेख सर्वाधिक संख्या में हैं, यानी इन्होंने बहुत सारे अभिलेख जारी करवाए थे। इनमें मयूर शैली की मुद्राएं, यानी अगर हम मुद्राएं भी, अभिलेखों के साथ साथ मुद्राएं, बहुत ज़्यादा संख्या में मुद्राएं भी इन्होंने जारी करवाई, और इसमें मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, ठीक है। यानी मयूर शैली में इन्होंने मुद्राएं जारी करवाई। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है कि कुमारगुप्त के समय पुष्पभूतियों का आक्रमण भी हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट काम इनका ये था कि कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, यानी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा विश्वविद्यालय था, उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। और इसी के एवज में ह्वेनसांग ने जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, उन्होंने इनको सक्रादित्य कहा है, ठीक है। यानी जिसने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी उसको सक्रादित्य कहा था। कुमारगुप्त के प्रमुख अभिलेखों की अगर हम बात करें तो इन्होंने 18 अभिलेख लगवाए हैं, ठीक है। 18 अभिलेख जारी किए जिनमें, और इसी एवज में इनको सबसे ज़्यादा अभिलेख जारी करवाने वाला शासक गुप्त शासक कहा जाता है। जैसे इनके कुछ फेमस अभिलेख हैं। बिलसद का अभिलेख, बिलसद उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। इसमें कुमारगुप्त फर्स्ट तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है, यानी कुमारगुप्त पहले से जितने भी गुप्त वंश के राजा थे वहाँ से लेकर कुमारगुप्त तक की सब सारी वंशावली बिलसद अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा जिले से प्राप्त होती है। नेक्स्ट था कि गढ़वा में इन्होंने 4 शिलालेख जारी किए थे। गढ़वा ये इलाहाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट मंदसौर की बात करें तो मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में, यानी यहाँ पर कुमारगुप्त की प्रशंसा की गई है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। यह एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इस लेख में कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है, जो वहाँ शासन किया करता था, और इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें करमदंडा की अभिलेख की, तो करमदंडा का अभिलेख उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ शिव प्रतिमा के अधोभाग में यह अभिलेख उत्कीर्ण है। इसी प्रकार से एक मान कुंवर अभिलेख यह इलाहाबाद जिले में स्थित है। ये बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में उत्कीर्ण है। छठा मथुरा का अभिलेख, इसी के साथ साथ सांची का अभिलेख, उदयगिरी का महालेख और तुमैन का अभिलेख, ये सभी अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित हैं, ठीक है। और ये इनके फेमस अभिलेख हैं। इनके कुछ अभिलेख बंगाल से भी प्राप्त होते हैं, जैसे दंद है, ताम्रपत्र, ठीक है। ये ताम्रपत्र हैं मेनली। 3 स्थानों से कुमारगुप्त कालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। कॉपर प्लेट्स प्राप्त होती हैं, जैसे दंद है की ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और बैग्राम ताम्रपत्र। दंद है ताम्रपत्र में एक ब्राह्मण को भूमि दान दिए जाने का वर्णन मिलता है। अगर हम मुद्राएं की बात करें, कुमारगुप्त की मुद्राएं थी, तो इन्होंने नवीन प्रकार की बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भी प्रचलित कराई थी। एक प्रकार की मुद्रा के मुख पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठभाग पर मयूर पर आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण की गई है।
कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बने। इनका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी तक रहा है। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त थे। इसके शासनकाल की प्रथम तिथि 455 ईस्वी जूनागढ़ अभिलेख से उत्कीर्ण मिलती है। ठीक है। यदि हम स्कंदगुप्त की मुद्राओं की बात करें तो कुमारगुप्त ने बहुत सारी मुद्राओं, यानी इस समय थोड़ी मुद्राओं में कमी आ गई थी। स्वर्ण मुद्राएं इस समय 4 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं स्कंदगुप्त के समय प्रचलित में थीं, जैसे धनुर्धारी प्रकार की, राजा लक्ष्मी प्रकार, छत्र प्रकार, अश्वारोही प्रकार। ठीक है। यदि हम रजत मुद्राएं की बात करें तो स्कंदगुप्त गुप्त बरसी अंतिम सम्राट था जिसने पश्चिम भारत तथा मध्य भारत के लिए रजत मुद्राएं प्रचलित की थीं। इनमें दो सर्वथा नवीन प्रकार की रजत मुद्राएं इन्होंने जारी की। ये जो मुद्राएं थीं वो एक नंदी प्रकार की थी, दूसरी बेदी प्रकार की। नंदी प्रकार की जो रजत मुद्रा थी ये काठियावाड़ क्षेत्र में प्रचलित हुई तथा बेदी प्रकार की मुद्रा मध्य भारत में प्रचलित हुई। स्कंदगुप्त की मुद्राओं पर इनको कर्मादित्य कहा गया है तथा इसके साथ साथ विक्रमादित्य दोनों बिरुद प्राप्त होते हैं। यानी इनको दो टाइटल्स मिले हैं, कर्मादित्य और विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त के समय के सिक्कों में सबसे अधिक मिलावट दृष्टिगोचर होती है, यानी इनके समय जो जो क्वालिटी थी सिक्कों की वो थोड़ी कम हो गई थी और यहाँ पर मिक्सिंग होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट हम बात करें स्कंदगुप्त के अभिलेख की, तो पहला अभिलेख आता है जूनागढ़ अभिलेख। ये 455 ईस्वी और सौराष्ट्र गुजरात, यानी आपके 455 ईस्वी से गुजरात के सौराष्ट्र जिले से ये जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त होता है और इसी पर ये 455 ईस्वी अंकित की गई है, यानी यहीं से आपका स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख यही है। इससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों यानी हूणों को परास्त कर, यानी इन्होंने हूणों पर अटैक किया तो हूणों को हरा दिया, यानी हूण जिन्हें मलेच्छ भी कहा जाता था, उनको परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को राज्यपाल गुप्ता नियुक्त किया था। यानी उन्होंने जो सौराष्ट्र प्रदेश था गुजरात का, वहाँ पे पर्णदत्त को राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। और गिरनार के पुरपति नगर प्रमुख चक्रपालित द्वारा, यानी इसी इन्हीं के शासनकाल में चक्रपालित जो एक गवर्नर था गिरनार क्षेत्र का, उन्होंने सुदर्शन झील के या जो सुदर्शन झील था उसके बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है। यानी सुदर्शन झील की अगर हम बात करें तो ये कई राजाओं से संबंधित है। सुदर्शन झील आपकी चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, नॉट चंद्रगुप्त फर्स्ट और नॉट चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये सुदर्शन झील बनी थी। उसके बाद अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यदि हम इनके धार्मिक नीति की बात करें, स्कंदगुप्त वैष्णव धर्मावलंबी था, जैसे कि इनके पूर्वज थे। जितने भी पूर्वज रहे हैं वो लगभग वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अभिलेखों तथा मुद्राओं से इन्हें परम भागवत भी कहा गया, यानी इनकी मुद्राओं पर इसे टाइटल मिला है परम भागवत का। अपने पिता कुमारगुप्त की स्मृति में इन्होंने भीतरी में भगवान सारलिंग विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी, जिसे भीतरी इस्लाम लेख भी ये कहा जाता है। इनकी मुद्राओं पर लक्ष्मी तथा गरुड़ के चित्र अंकित करवाए थे। नेक्स्ट है गुप्त काल का विघटन। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य का विघटन होने लगा। इस दौरान कुछ शासक बने, जैसे इनके बाद के शासकों की बात करें तो पुरुगुप्त ये शासक बना था। भीतरी मुद्रा लेख में पुरुगुप्त को कुमारगुप्त फर्स्ट तथा अनंत देवी का पुत्र कहा गया है। ये बौद्ध धर्मानुयायी था, यानी ये पहला ऐसा शासक था जिसने वैष्णव धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनके बाद कुमारगुप्त द्वितीय बने, जिसने इनको भूमि रक्षित कुमारगुप्त कहा गया है। नेक्स्ट राजा बुद्धगुप्त थे। ठीक है। ये सारे बहुत ही लेस पावरफुल किंग्स थे गुप्त वंश से संबंधित। ठीक है। तो जिसके बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य, ये हूड नरेश मेहर कुल से समकालीन थे। उनके बाद भानुगुप्त, इनका एरन अभिलेख है। इसका एरन अभिलेख आपका प्रसिद्ध है, यानी है एरन अभिलेख भानुगुप्त के शासनकाल में बना था गुप्त वंश में। ठीक है। इसे संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है। हूणों के विरुद्ध शुभहित युद्ध करने का उल्लेख मिलता है। इनके बाद बैनीगुप्त राजा बने सेकंड, फिर कुमारगुप्त तृतीय राजा बने, जिन्हें परम दैवत परम भट्टारक कहा गया है। और अंत में गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त, या जिसे चंद्रादित्य कहा गया है, वो बने थे। ठीक है। तो यहाँ पर गुप्त वंश के सभी फैक्ट्स खत्म होते हैं। तो ये सभी फैक्ट्स थे मेक आईएएस टेस्ट सीरीज़ के नोट्स थे। बहुत अच्छे कंपाइल किए हुए नोट्स हैं। इसका पूरा क्रेडिट मेक आईएएस टीम को जाता है। इसके साथ साथ मैं यूथ कंपटीशन टाइम्स में जितने भी फैक्ट्स हैं गुप्त वंश से संबंधित, उनको अभी इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। तो ये बुक है आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स से। इसमें गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट है कि वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो ये सर चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिसने किसी प्रकार के गुप्तवंशी शासक पहला ऐसा शासक गुप्त वंश का जिसने सिक्के जारी किए, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट था। रजत सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड था। ठीक है। यानी सिल्वर कॉइन्स जारी करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त सेकंड था।
भारत का नेपोलियन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त प्रसिद्ध है। शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है, यानी शकों को हराया था इन्होंने। वे गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त की, तो ये स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने होड़ों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, यानी गुप्त समय में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करें सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से हमें गुप्त सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है। यह भानुगुप्त का अभिलेख था, एरन अभिलेख, जो विदिशा में है। नेक्स्ट है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, किस समय की है? सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो किस समय की है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है, तो ये गुप्त वंश को हम गोल्डन एज कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कि वह राजवंश जो होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो ये गुप्त वंश था। भाग और बलि थे। भाग और बलि क्या थे? तो ये राजस्व के स्रोत थे, ये एक प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है यह सांख्य दर्शन है, यानी जो इंडियन फिलोसफी के षण दर्शन है, छह दर्शन है, उनकी सबसे पहली शाखा आपकी सांख्य दर्शन है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ये मीमांसा से संबंधित है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक आपके पतंजलि ऋषि थे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ऋषि ने, जबकि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो ये शंकर देव ने काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है कि बीज गणित के क्षेत्र में, अलजेब्रा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से किसे जाना जाता है? तो ये भास्कराचार्य जी को जाना जाता है, जो गुप्त वंश से संबंधित है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ का नायक कौन था? तो मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ का नायक आपका अग्निमित्र शुंग था, जो पुष्यमित्र शुंगा का बेटा था। ठीक है। जिसकी मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र शुंग और मालविका जो इनके दरबार में थी, उन दोनों की प्रेम स्टोरी है, लव स्टोरी है। ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था, ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था, जो पश्चिम बंगाल में था। कुमारगुप्त फर्स्ट के मंसूर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है? तो कुमारगुप्त फर्स्ट के मंसूर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है? तो ये रेशम बुनकरों का उल्लेख मिलता है यहाँ। वह गुप्त शासक जिसको गुप्त शासकों में पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व कहा दिया गया था, तो वो समुद्रगुप्त को दिया गया था, यानी सबसे पहले अभिलेख जारी किए थे समुद्रगुप्त ने। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त था, जिनको बी एन स्मिथ ने, ठीक है, वी ए स्मिथ ने क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये सभी फैक्ट्स है यूथ कंपटीशन टाइम्स से। तो आज का वीडियो इतना ही है। ठीक है, वीडियो को आप अंत तक देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें गुप्त वंश से संबंधित सभी क्वेश्चंस को हल किया जाएगा। ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस ल्यूसेंट की बुक से रहेंगे, ल्यूसेंट के एमसीक्यूज रहेंगे। इसके साथ साथ घटना चक्र पूर्वावलोकन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं गुप्त वंश से संबंधित, उन सब की पॉइंटर फॉर्म में हम सारी क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आप प्रोफेसर डायरी चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, शुक्रिया।